and Happy New Year to all of you. The first Sunday of the month, New Year. And this is Applied Jainism show. We have learned about vegetarianism and veganism. We have understood about the plastic. We have understood more about from Dr. Ajmal Ji Jain about the smallest being of the world, like a COVID-19, the microorganism, that how much it is important to save them. So today we are going to learn about ecology. And let's start with the Naukar mantra. All of us will have a Naukar mantra together. Namo Arihandanam, Namo Siddhanam, नमो Namo Upadvayanam, Namo Loye Sappasahunam, Eso Panchana Mukaro, Sabba Pava Panashanam, Manglanancha Sabve Singh, Padamam Havai Mangalam. With this, I'll hand over to Dr. Bipin Doshi. He will make us understand more about Applied Jainism. So, over to you, sir. आप सबको सादर जय जिनेन्द्र। जैनिज्म, अप्लाइड जैनिज्म शो के बारे में संगीता जी आपको और ज्यादा बताएंगी। आई एम जस्ट देयर टू विश यू ऑल अ हैप्पी न्यू ईयर। हमारा जो गया साल था 2020 का, वो काफी संघर्ष में रहा, महीना भर पहले तो संघर्ष में रहा, लेकिन कहा जाता है कि हमने काफी सीखा भी। और हमारा जो एक मटीरियलिस्टिक एटीट्यूड था, बस पूरे दिन हम भागते रहते थे, वहां से हम कह सकते हैं कि थोड़ा स्टॉप हो गए। और हमने सोचा कि भाई लाइफ में सिर्फ दौड़ना ही नहीं है, लाइफ में स्पिरिचुअलिटी भी होनी चाहिए और ह्यूमैनिटी भी होनी चाहिए। So I think last year was major change from materialistic attitude to the spiritual attitude and humanitarian attitude. मेरे जीवन में मैंने काफी लोगों को इस कोरोना के काल में बहुत परिवर्तित होके देखा है। हम चाहते हैं कि ये 2021 का जो नया साल है वो ऐसा संघर्ष में नहीं रहे, और हमारा जो जीवन है वो जो भी हमने स्पिरिचुअलिटी ऐड की है उसको ऐड करेंगे, और बाकी हमारा जीवन वैसे जो बढ़िया चल रहा था वैसे ही चलता रहे। ये जो शो है उसके बारे में, एक जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में संगीता जी आपको और ज्यादा बताएंगी। मैं तो खाली एक ही कहना चाहता हूं कि हम लोग कम बोलना चाहते हैं, आज जो भी यहाँ जुड़े हुए हैं उनको हम ये प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। तो बस तैयार हो जाइए, और आई विश ऑल ऑफ यू हैप्पी न्यू ईयर। एंड संगीता जी, ओवर टू यू। Thank you, sir. Good evening, सादर जय जिनेन्द्र एवरीवन। आप सभी को 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आशा करते हैं कि हम 2021 में जैनिज्म के प्रिंसिपल को बहुत ज़्यादा अपना पाए अपने जीवन में। एंड ऑल्सो आशा करते हैं कि हमारा ये प्लेटफॉर्म अप्लाइड जैनिज्म इट ग्रोज बाय लीप्स एंड बाउंड्स। सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू योर सपोर्ट। ये हमारे अप्लाइड जैनिज्म सीरीज का आज 4th लेक्चर है, और इस साल का ऑफ कोर्स पहला। और जैसा कि आप जानते हैं ये लेक्चर एवरी फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ 7:30 को होता है, और इसमें इस प्लेटफॉर्म पर हम चर्चा करते हैं कि हम अपने जीवन में जैन सिद्धांतों को कैसे अपनाएं, कैसे उतारें अपने जीवन में जैन सिद्धांतों में। वैसे तो देखा जाए तो अपने शास्त्रों और ग्रंथों में बहुत विस्तृत में, बहुत गहराई में अपने सिद्धांतों का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का विवरण है। हम क्या करें, हम क्या ना करें, उनके पालन में क्या क्या कठिनाई आती है, उनसे कैसे समाधान करें, बहुत गहराई में वितरण है। बट फिर भी आज के जमाने में बहुत सारी चीजें that's happening in today's modern life is quite different from what it was when our shastras and grants were written. So and let me give you an example. For example, I mean Jain food काफी पॉपुलर टर्म है, हर कोई जानता है, नॉन जैन भी जानते हैं उसके बारे में कि जैन फूड इज वेयर यू अवॉइड रूट वेजिटेबल्स।
जेन्स शायद थोड़ा और ज्यादा जानते हैं जैन फूड, यानी कि हमें सचित नहीं खाना चाहिए, अचित खाना चाहिए, क्या भक्ष्य है, क्या अभक्ष्य है, क्या प्रत्येक वनस्पति का है, क्या प्रत्येक वनस्पति का है, एक्सेट्रा. बट क्या यही सफिशिएंट है टू अवॉइड वायलेंस रिलेटेड टू फूड? Is there any other kind of violence related to food that's happening today? Uh, in today's time where the world is a global village, पुराने समय में एक विलेज ही अपने आप में संपूर्ण हुआ करता था और आपकी सारी जरूरतें वहां पे वहीं से पूरी हो जाती थी, whereas आज के समय में पूरा विश्व ही एक विलेज है. So the food that you are having on your plate could have traveled miles and miles before it has reached your plate. So do we need to think about are we having locally grown food versus imported food or exotic food, or also essentially knowing about, how far or where our food was grown? Do we need to know about how was our food grown? क्या पेस्टिसाइड्स यूज हुए थे, क्या फर्टिलाइजर्स यूज हुए थे, वो केमिकल थे, उसमें कितनी हिंसा थी, आर दोज eco friendly? Similarly, some of the other food products that we use, like for example dairy, आज की तारीख में it's all become commercial dairy. So commercial dairy में to what extent animals are exploited, what happens to animals that are not useful for dairy industry, जैसे यदि नर बछड़े पैदा हो जाए तो उनका क्या किया जाए? So there are a lot of these aspects which are relevant to today's life, and we need to really think about it. And that's where we invite each and every one on our platform to come share their perspective, their thoughts, and collectively we all move towards living a better and a more compliant life in accordance with Jain principle. Let me give you another example. Clothing. I mean, आपकी बेसिक जरूरतें, खाने का हो गया, नाउ क्लोथिंग. कपड़ा खरीदते हैं तो जनरली हम ये सोचते हैं कि कलर क्या है, टेक्सचर क्या है, इज इट इन करंट फैशन, प्राइस टैग क्या है. बट कभी हम ये सोचते हैं कि ये ड्रेस में ज्यादा हिंसा है वर्सेस द अदर वन? डू वी एवर थिंक अबाउट इट? एंड व्हाट काइंड ऑफ हिंसा हैपन विद क्लोथिंग? I think everyone knows about silk, and I don't need to talk about it. Whether it is silk, whether it is leather or wool, we all know about himsa. But ये तो छोड़ो. I mean, even simple things such as a cotton shirt. There could be a lot of variants. Cotton, which is being grown in a more environment-friendly way with less consumption of water, versus cotton, which is required significant amount of water. So there is lot that need to be thought about, to be known about. कुछ चीजें हमारे सामने प्रत्यक्ष रहेगी, कुछ चीजें हमारे सामने अप्रत्यक्ष है. But the good thing is knowing information in today's time is just a click away. आप गूगल करो, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी ऑनलाइन. I mean, thanks to internet and world wide web, you get a lot of information. But many times still we don't care. We just go in our routine day-to-day life and just follow. So that's where this platform comes in, where at least once in a month we all come together, we discuss, we debate, and hopefully we apply some of these practices in our day-to-day life. So clothing, I'll again go back to clothing. I mean, not just we don't think about himsa associated with the cloth, but many times we buy and just discard a piece of clothing prematurely. एक shirt जो आप 50 या 100 times या 200 times पहन सकते हो. Many times you might just discard after wearing it few times, and at times यदि कभी पसंद नहीं आए तो कभी भी नहीं पहना हुआ. And हर एक second one truck full of clothes are dumped into landfill. And एक second यानी कि एक दिन में कितने second होते हैं? 86,400 seconds. So उतने सारे truck full clothes are dumped into landfill every day. So there are a lot of things. I mean, I have touched upon something very, very basic, food and clothing. And again, it's things are not really as simple as that, right? I mean, we all know himsa. But then people will say that यदि हम नहीं खरीदेंगे, if we don't buy, then what will happen to the economy? The economy will not grow. What will happen to the companies that give jobs to millions and millions of people? They will go out of existence. So that's where comes the debate between ecology and economy. So where is the conflict between ecology and economy? How do we draw the line?
and how does Jain principles guide us in this conflict? So that's the topic of our today's discussion. And our speaker today is Vishal Mehta. Vishal Mehta has been a student of Jainology from Mumbai University, Borivali branch. He just completed the certificate course last year. Vishal is an engineer by qualification, and he's an entrepreneur by profession. He co-founded a company which has been working on technology for environment sustainability and technological advances in the area of waste water management and managing the polluted water bodies. So he's been working in that area along with his other co-founders. Over time, he realized that there's only so much that he can do through his contribution through these technologies, but you can have a wider reach if you start working with government bodies which are framing policies in this regard. So that's where Vishal's organization became a research organization, and they started guiding government on policies relating to social currencies. And frankly, I'll leave Vishal to explain more about social currencies. That's a new thing for me as well. And they also are working on UN's Sustainable Development Goal. So they are advising governments on policies related to UN Sustainable Development Goal, and more so on goal number 6, which is relating to sanitation and wastewater management. So that's Vishal for you. So while I gave the introduction, thankfully we have Vishal online now. So I will hand it over to Vishal, and I will meanwhile figure out how do we present his PPT since he had some technical difficulties. Sangeeta ji, we are presenting the PPT on behalf of the Vishal. Fantastic. Okay, that's great. Okay, if you've got it, fantastic. So Vishal, welcome, and the floor is all yours. अब ऑलरेडी शुरुआत उसकी हो चुकी है, और पिछला साल जो गया 2020 हमारे सबके लिए बहुत ही पर्यावरण की दृष्टि से एक बड़ा ही एक मजेदार घटना हमारे सामने एक उभर के आई। जब कोरोना कोविड एकदम से डिटेक्ट हुआ और सडनली लॉकडाउन एनफोर्स कर दिया गया पिछले मार्च महीने में, तो विद इन अ स्पैन ऑफ जस्ट अबाउट 1 मंथ हमारे यहाँ की सारी जो नदियां थी वो अपने आप साफ हो गई। इतनी साफ हो गई, स्पेशली अगर बात करें गंगा और यमुना नदी की, जो कि एकदम क्रॉनिकली पोल्यूटेड, और सालों साल सरकार ने उसके पर कितना उसको पुनर्जीवित करने के लिए, पर फिर भी कोई पॉजिटिव आउटकम उसके ऊपर नहीं मिला था। पर यहाँ पर कुदरत ने उसको सिर्फ एक 3-4 हफ्ते में उसको पूरी तरीके से ठीक कर दिया। इतनी हद तक ठीक कर दिया कि अब वो पानी जो पहले एक वहाँ खड़े रहने लायक भी नहीं था, इतनी बदबू दे रहा था, अब वो नहाने तो छोड़िए, वो एक पीने लायक पानी लगभग बन चुका था। और मजे की बात यह है कि यहाँ पर हमने कोई एक ह्यूमन इंटरवेंशन, हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं रहा, कोई हमने फंडे नहीं लगाए, कोई टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन नहीं दिया, और रादर वो नहीं दिया, उसी के कारण ये पर्यावरण कुदरत ने ये पूरी की पूरी चीज अपने आप में ठीक कर दी। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या संबंध है ये पर्यावरण का और आसपास के जो परिसर में जो भी वहां पर एक्टिविटीज हो रही थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्या वो उसकी दुश्मन थी? क्या इन दोनों का कोई मिलन कभी आपस में हो ही नहीं सकता? ये लॉकडाउन तो हमेशा की परिस्थिति नहीं है, ये तो एक टेम्पररी सिचुएशन थी, तो क्या ये दोनों कभी सह अस्तित्व में कभी रह नहीं सकते? आइए आज के हमारे इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे पर्यावरण और
हमारा जो अर्थतंत्र की जो व्यवस्था है और उसमें भी हमारा उसका जो मूल घटक है मॉनेटरी सिस्टम, वो कैसे इसको कंप्लीटली डीरेल करती है और इसमें हमारे जैन दर्शन के सिद्धांतों के साथ भी वो किस तरह से कंप्लीटली इनकॉम्पेटिबल है, उसके ऊपर हम अभी चर्चा करेंगे। ये दोनों में कहां पर इन दोनों का मेल नहीं मिल रहा है, कहां पर इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, पर्यावरण और जो अर्थतंत्र है, ये दोनों के बीच में कहां पर कॉन्फ्लिक्ट है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि फॉल्ट लाइन एग्जैक्टली कहां पर है। फॉल्ट लाइन जो है इसकी एग्जैक्टली सस्टेनेबिलिटी का पहले तो अर्थ समझना होगा हमें। सस्टेनेबिलिटी यानी हो गया सततता, सततता 3 त है, उसका लंबे समय तक सह अस्तित्व। तो पर्यावरण हमारे साथ अस्तित्व में, सह अस्तित्व में क्यों नहीं रह पाता, तो इसकी जड़ है उसकी जो हमारे यहाँ की जो प्रचलित मॉनेटरी सिस्टम जो है उसी के अंदर, और जिस तरीके से पैसा क्रिएट किया जाता है सिस्टम के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, और उसको जिस तरीके से चलन में रखा जाता है, वो पूरा जो तंत्र है वो कैसे एनवायरनमेंट के एग्जैक्टली विरुद्ध दिशा में काम करता है, पटरी को पूरा सा, हमारी ट्रेन को पूरा सा पटरी से डिरेल कर देता है, वो हम समझते हैं। देखिए, पैसा ऐसी चीज है जो हमारे जीवन के हर एक पहलू के अंदर छुपा हुआ है, और हम हमारे बाहर के विश्व के साथ हम पैसों के जरिए ही हम इंटरेक्ट करते हैं, और वो हमारे अंदर एक पर्टिकुलर एक बिहेवियर पैटर्न एक हमारे अंदर पैदा करता है, जो कि हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे कि वो कैसे वो कंप्लीटली अनसस्टेनेबल है। और यहाँ पर हम थोड़ा सा तत्व ज्ञान से थोड़ा सा हटके मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हाउ इट इज मैथमेटिकली, logically, rationally impossible that in this given set of monetary system, it is impossible to achieve any goal which is non-financial in nature. पैसों के अलावा कोई भी हमारा गोल जो कि पर्यावरण का हो, चाहे कोई सोशल हो, कोई कल्चरल हो, रिलीजियस हो, स्पिरिचुअल हो, मॉरल हो, वो कोई भी चीज उसके लिए ये व्यवस्था अनुकूल नहीं है। I will try to show you with the mathematical precision here. पैसा जैसे एक मुख्य सोर्स है, आपको कोई भी कार्य सिद्ध करना है, कोई भी प्रोजेक्ट आपको चालू करना है, तो आपको वहां पर संसाधनों की जरूरत पड़ती है, वहां पर आपको पैसा चाहिए। इन शॉर्ट, आपको वहां सबसे पहला वहां पर पैसा चाहिए। अब ये इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट होते हैं, पर्यावरण को पुनर्जीवित करने के प्रोजेक्ट, वहां पर कभी भी आप पैसा ला ही नहीं सकते। टेक्निकली एंड थियोरेटिकली इट इज इम्पॉसिबल टू पंप इन मनी फॉर दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। कारण पैसे का नियम है वो वहीं पर जाएगा जहां से वो और पैसा बना सकता है। पर्यावरण के काम में, पर्यावरण के या और कोई भी ऐसे काम विच इज नॉन फाइनेंशियल इन नेचर, वहां पर पैसा पैसे से बन ही नहीं सकता। तो ये बात टेक्निकली इम्पॉसिबल है, और उसकी हमें हमेशा अछत, उसकी तंगी हमें हमेशा महसूस होगी। अब ये समझिए, यहाँ पर फर्क समझना बहुत जरूरी है। कोई भी कार्य करने के लिए कभी भी विश्व में संसाधनों की कभी भी अछत नहीं होती है, हमेशा पर्याप्त संसाधन, रिसोर्सेज ऑलवेज कुदरत ने हमें दिए हैं, चाहे कोई भी काम करना हो। लेकिन यहाँ पर अछत है पैसों में। पैसा जो हमारे और हमारे बाहर के विश्व के बीच में हमने आर्टिफिशियली हमने रखा हुआ है, जो एक हमारे बीच में एक बैरियर क्रिएट कर देता है। और वो पैसों की एक अपनी एक लाक्षणिकता है कि वो पैसा कंपल्सरीली, एंडलेसली वो ग्रो होते ही रहना चाहिए। इसीलिए पर्यावरण के प्रोजेक्ट में वो पैसा कभी भी ग्रो नहीं हो सकता। तो यहाँ थियोरेटिकली वो इम्पॉसिबल है। कैसे?
देखिए सब्जेक्ट थोड़ा टेक्निकल है, अभी यहाँ से टेक्निकल थोड़ा स्टार्ट हो रहा है, पर ये समझना अति आवश्यक है, नहीं तो हम इसकी असली जड़ तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। हम चाहे कितने भी हम अपने आप को कह दे हम पर्यावरण के एक्टिविस्ट है, हम फलाना कॉज को बहुत ही बिलीव करते हैं, कितने भी कैंपेन चला ले, बट कोई ठोस रिजल्ट कभी आ ही नहीं सकता। उसका कारण क्या है, ये थोड़ा टेक्निकली समझना जरूरी है। हम क्या करेंगे, वी विल पुट द डॉट्स फर्स्ट, और लास्ट में एक कॉमन पिक्चर उसमें से कोई ड्रॉ होता है कि नहीं, वो देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। आइए कुछ पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं। पैसा क्या है, व्हाट इज मनी? ये हमने इतनी सारी बातें कर दी कि भाई पैसा ही ये सारी समस्या की जड़ है, ये अर्थतंत्र ही, ये हमारी एनवायरमेंटल अनसस्टेनेबिलिटी का मुख्य कारण है। बट पैसा एक्चुअल में है क्या भाई? पैसा हमें सिखाया गया है, टेक्स्ट बुक डेफिनेशन सेज दैट मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक माध्यम है, पर नहीं, ये बात गलत है। वो उसका उपयोग है। मनी इज नथिंग बट एन अग्रीमेंट विद इन दिस सोसाइटी। एक समाज के अंदर हमने एक कॉमन एक चीज को, एक वस्तु को हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया है, जिसको हम कहते हैं ये पैसा है। वो कागज का टुकड़ा हो सकता है, वो चांदी का सिक्का हो सकता है, या पत्थर के टुकड़े भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब दूसरा सवाल आता है, ये मतलब ये पैसों की तंगी अछत रहती है, बिजनेस में तंगी है, पर्यावरण में तो हमेशा तंगी है, अछत है। वो पैसा आता कहाँ से है, कौन इसको पैदा करता है भाई? पूरी अर्थव्यवस्था में पैसे का स्रोत क्या है, कहाँ से ये गंगा बहना शुरू होती है? क्या इसको सरकार नोट छापती है, क्या हमारी रिजर्व बैंक, या क्या प्राइवेट बैंक्स? अब देखिए थियोरी के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको एक दृष्टांत देना चाहता हूं। हमने सबने बचपन में एक बोर्ड गेम खेली है, जिसका नाम है मोनोपोली। गुजराती में उसे व्यापार व्यापार, चार जन मिलकर के गेम खेलते हैं। एक बैंकर होता है, और वो गेम हम सबने बचपन में खेली है, जरा उसको याद करिए। लगभग चार जन खेलते ही है, लेकिन वो गेम की शुरुआत कहाँ से होती है? वो गेम की शुरुआत होती है सबसे पहले बैंक को अपॉइंट करके। एक आदमी बैंक का काम करता है, और वो बाकी के प्लेयर, चार प्लेयर को एक समान पैसे पहले गेम की शुरुआत में बांट देता है, फिर पासे फेंक करके गेम की शुरुआत होती है। मतलब ये पैसा जो पैदा होता है, इसका स्रोत है, ये है प्राइवेट बैंक्स। और प्राइवेट बैंक पैदा करती है किस तरह से? इन फॉर्म ऑफ अ बैंक डेट, यानी कि जब भी कोई भी व्यक्ति बैंक में लोन लेने जाएगा, और उस वक्त उसको बैंक जो डिस्बर्स करेगी, उसी क्षण सिस्टम के अंदर एक मनी सर्कुलेशन स्टार्ट होता है। बैंक ने उसी क्षण नया पैसा क्रिएट किया, और यहाँ पर ऑलरेडी इंप्लाइड है कि हमारी आज की व्यवस्था में वो एक पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट के साथ वो शुरू होता है। थोड़ा गौर करिए, अभी आगे और एक मजेदार सब्जेक्ट है इंटरेस्ट। कैसे ये इंटरेस्ट हमें ये पूरे तंत्र को उल्टा घुमाता है, इसको समझिए। बड़ा अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये। जब बैंक ने लोन डिसबर्स किया और नए पैसे को जन्म दिया सिस्टम के अंदर, तब बैंक ने एक मुद्दल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट क्रिएट किया। लेकिन जब आपको उसे चुकाना है, तब आपको वो इंटरेस्ट के साथ चुकाना है, जो कि बैंक ने क्रिएट ही नहीं किया है। समझिए, ये अंतर समझिए। आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया, बैंक ने आपके अकाउंट में एक नया अकाउंट क्रिएट किया बैंक ने, और 1 लाख रुपया वहां पर क्रेडिट किया। अब आपको चुकाना है, मान लीजिए सालाना 10% का इंटरेस्ट है, तो आपको 1,10,000 चुकाने हैं, पर बैंक ने वो एक्स्ट्रा 10,000 रुपये क्रिएट ही नहीं किए हैं। इसका सीधा अर्थ ये होता है कि अगर आपको आपकी लोन का भुगतान करना है, तो पूरी व्यवस्था में किसी न किसी एक व्यक्ति का डिफॉल्ट होना, दिवालिया घोषित होना अनिवार्य है। तभी जाकर के उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपके इंटरेस्ट के सामने वो एडजस्ट हो सकती है।
उसके बिना ये व्यवस्था में असंभव है। इट इज इम्पॉसिबल फॉर दिस सिस्टम टू सस्टेन। यहाँ पर ये चीज अनिवार्य है कि किसी न किसी को तो अपने आप को दिवालिया घोषित करना ही है। और इसका अर्थ ये होता है कि जब आप वो पैसा लेकर के सोसाइटी में वापस जाते हो, यू हैव टू एंटर विथ अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, जिसे हम कहते हैं गला काट स्पर्धा। लिटरली इट इज नॉट अ पन, ये एक लिटरल सेंस में है कि हमें किसी न किसी व्यक्ति का इसमें नुकसान होना अनिवार्य है, हमारी इच्छा हो या ना हो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं ये कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए, क्योंकि ये चीज की अगर समझ नहीं होगी तो आगे की कोई थियोरी समझ में नहीं आएगी। ध्यान दीजिए, हम एक अज्यूम करते हैं एक सिनारियो, आज टुडे इज अ डे 0, आज ही हमारी अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई है और एक सिंपल केस है जहां पर सिर्फ 3 प्लेयर है पूरी अर्थव्यवस्था में। वो आज जाकर के बैंक को कहते हैं भाई हमें धंधा चालू करना है और हमें पैसा चाहिए। बैंक ने पूछा भाई क्या काम करोगे? एक ने कहा भाई मैं रोटी का कारखाना डालूंगा, दूसरे ने कहा मैं कपड़े का कारखाना करूंगा, तीसरे ने कह दिया मैं मकान का कारखाना डालूंगा, क्योंकि ये जीवन के लिए मनुष्य की आवश्यक जरूरत है, इसके बिना हमारा जीवन चल ही नहीं सकता। तो मैनेजर ने कहा ठीक है, बात तो सही है भाई, ये तो चीज की डिमांड रहेगी और एक आदमी को सिर्फ एक ही चीज आती है, बाकी 2 चीज तो उसके पास है ही नहीं, तो डिमांड तो उसकी रहेगी। बोलो भाई कितना पैसा चाहिए? पहले आदमी ने कहा मैं मुझे रोटी का कारखाना करना है तो मुझे 1 लाख रुपया दे दो। दूसरे ने कहा मैं कपड़े बनाऊंगा तो मुझे 2 लाख रुपया चाहिए। तीसरे ने कहा मुझे 3 लाख चाहिए, मैं मकान बनाऊंगा। बैंक ने मंजूर कर दिया और कुल मिला के 1 2 3 अकाउंट क्रिएट किए और कुल मिला के टोटल 6 लाख रुपये उन्होंने सिस्टम में इन्फ्यूज कर दिए, सिस्टम के अंदर डाल दिए और शर्त रखी कि आपको सालाना मुझे 10% इसका इंटरेस्ट चुकाना है। तो इन्होंने सोचा ठीक है भाई, हमारे धंधे में तो हम महीने का 10% कमा लेते हैं, तो हमें सालाना 10% इंटरेस्ट देने में तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो उन्होंने वो शर्त को भी मान लिया और 1 महीने में तीनों के तीनों कारखाने शुरू हो गए। उन्होंने बनाना शुरू कर दिया, रोटी कपड़ा और मकान, सबकी जो प्राथमिक जरूरतें हैं पूरी हो गई। ठीक है, अब उनको 1 साल के बाद जब बैंक में वापस जाना है तब उसको कितना चुकाना है? कुल मिला के 6 लाख मुद्दल और उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट, मतलब 6,60,000 रुपया। लेकिन 60,000 रुपया बैंक ने क्रिएट ही नहीं किया, वो हवा में से आएगा नहीं। तो इसका मतलब है कि 3 में से कोई एक जो प्लेयर है उसको दिवालिया अपने आप को घोषित करना पड़ेगा, तब जाकर के उसकी जो मुद्दल रकम है वो बाकी 2 के इंटरेस्ट के अगेंस्ट कहीं ना कहीं एडजस्ट होगी। ये एक अनिवार्य परिस्थिति है। विशाल जी, जस्ट वांटेड टू लेट यू नो हाँ कि हमारे पास 15 से 20 मिनट रहेगा, तो आपको थोड़ा टाइम उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। नहीं, ये बात आपकी सही है, पर ये कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आगे के जो टेक्निकल पॉइंट है वो क्लियर नहीं होंगे। आई विल ट्राई टू एडजस्ट अकॉर्डिंगली। हाँ श्योर। तो बात ये है कि अब ये बाकी अगर तीसरे व्यक्ति को अगर इसमें दिवालिया नहीं होना है, डिफॉल्ट नहीं होना है, तो क्या हो सकता है? एक ही परिस्थिति है कि अगर एक आदमी जाकर के बैंक से एक एक्स्ट्रा लोन ले ले, तब जाकर के सिस्टम में नया पैसा इन्फ्यूज हो सकता है, जिसका एक हिस्सा बैंक के इंटरेस्ट के प्रति जा सकता है। अगर एक आदमी आके कह दे कि भाई मुझे और पैसा चाहिए, अब मैं कल तक सिर्फ रोटी बनाता था, आज मैं अब रोटी के साथ अब पिज्जा भी बेचूंगा, तो मुझे और 1 लाख रुपया दे दो। बैंक ने मंजूर कर दिया। अब टोटल सिस्टम में आ गया 7 लाख रुपया, जिसमें से मतलब एक्स्ट्रा 1 लाख रुपया आया, जिसमें से 60,000 रुपया तो वापस बैंक में चले जाएगा टुवर्ड्स द इंटरेस्ट लायबिलिटी। अब सिस्टम में सिर्फ 40,000 रुपये सरप्लस बचे। मतलब ये एक कंपलसरी ग्रोथ हमें आर्टिफिशियली क्रिएट करना पड़ा। आप समझे? ये दिस इज नॉट नेसेसिटी, ये इसकी जरूरत नहीं थी,
सिर्फ उसी कारण ये किया गया कि कोई तीसरे आदमी को इसमें दिवालिया नहीं घोषित होना पड़े। उसको टिका के रखने के लिए एक आदमी को उसमें एक्स्ट्रा नया लोन लेना ही पड़ा। मतलब ये व्यवस्था में कंटिन्यूअस ग्रोथ एसेंशियल है। अगर ये ग्रोथ अटक गया तो एक आदमी इसमें से 110% वो गिर जाएगा। अब वापस यहाँ पर सवाल आता है कि भाई ये सिस्टम तो बड़ी ट्रांसपेरेंट है, जो पैसा जो लोन लेगा उसको चुकाना तो है ही। हम हमारे पैसों से धंधा करेंगे तो हमें कभी इंटरेस्ट चुकाना नहीं पड़ेगा, लेकिन ये गलत बात है। आप बाजार में से कोई भी चीज खरीदो या बेचो, कोई भी चीज खरीदो तो उसके अंदर ये इंटरेस्ट कॉस्ट ऑलवेज अंदर इनबिल्ट है। और अब हम देखते हैं कि ये कैसे ये पूरी व्यवस्था, ये जो व्यवस्था है जहां पर पैसा जनरेट होता है बैंक डेट के थ्रू, ये पर्यावरण के साथ अनसस्टेनेबल है। पर्यावरण को कंप्लीट पूरी तरह से नुकसान कर देता है, उसका सर्वनाश कर देता है। वी विल सी दैट ये एक हमारे अंदर एक पर्टिकुलर बिहेवियर पैटर्न उत्पन्न करता है, एक डायनामिक्स क्रिएट होती है इसके कारण। उसको समझने की कोशिश करते हैं। सी ये जो चीज है इसमें सबसे पहली बात है, इट क्रिएट्स हाइपर कंपटीशन। हाइपर कंपटीशन मतलब आपको किसी ना किसी के प्रिंसिपल अमाउंट को आपको खींचना ही है। सो कंपटीशन इज इनएविटेबल। दिस इज नॉट अ नेचुरल हेल्दी कंपटीशन, दिस इज फोर्स्ड कंपटीशन। ठीक है। दूसरी बात है, ये जो व्यवस्था है ये एक शॉर्ट टर्म थिंकिंग को प्रोग्राम करती है। इसकी डिटेल स्लाइड के ऊपर चले जाइए, सेकेंड स्लाइड के ऊपर। ये शॉर्ट टर्म प्रोग्रामिंग को एक हमारे अंदर प्रोग्राम कर देती है ये थिंकिंग को। कैसे? देखिए, आज अगर हमारे पास दो केसेस है जहां पर पहले केस में हमारे पास 10 रुपया आज है इन्वेस्ट करने के लिए। दो इन्वेस्टमेंट सिनारियो है कि 10 रुपया आपको 10 साल के बाद 100 रुपये का इन्वेस्ट रिटर्न देगा, और दूसरे केस में वो 10 रुपया आपको 100 साल के बाद 1000 रुपये का रिटर्न देगा। अब हम पहले केस में मानते हैं कि यहाँ पर कोई महंगाई है ही नहीं, देयर इज नो इन्फ्लेशन एट ऑल। ठीक है। आज जो हर एक चीज की जो कीमत है वो हमेशा वही रहने वाली है, उसमें कोई बढ़ोतरी होने वाली नहीं है। अब वो केस में तो ये दोनों प्रपोजल इन्वेस्टमेंट के एक समान है, क्योंकि वहां पर आपको 10 टाइम्स आपका पैसा ग्रो हो गया। 10 रुपये का 100 हो गया 10 साल में, दूसरे केस में 100 साल में 1000 हो गया। बट दिस इज नॉट ट्रू फ्रॉम द फाइनेंशियल व्यू पॉइंट। आज की व्यवस्था जो इंटरेस्ट बेस्ड थिंकिंग को इंकलकेट करती है, यहाँ पर हम फ्यूचर को हमेशा डिस्काउंट करते हैं। जो हमें 10 साल के बाद 100 रुपया मिलने वाला था, वो आज की डेट में उसकी कीमत है 61 रुपया कुल मिला के, और जो 100 साल के बाद 1000 मिलने वाला था उसकी कीमत है सिर्फ लगभग 7-7.5 रुपये। सो इसकी प्रैक्टिकल सेंस में कोई इसका अर्थ नहीं रहता। फ्यूचर डज नॉट मैटर टू अस। पर्यावरण के सब्जेक्ट जो है, सोसाइटी समाज के जो हमारे सब्जेक्ट है, ये सब हमारी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के सब्जेक्ट है। लेकिन ये जो व्यवस्था है ये हमारे अंदर शॉर्ट टर्म थिंकिंग को प्रोग्राम करती है। वी डिस्काउंट इट टू ऑब्लिवियन। प्रैक्टिकल सेंस में कोई भी ऐसे प्रपोजल, ऐसी कोई भी चीज जो कि 20 साल के बाद जिसका रिटर्न आने वाला है, वो कोई काम की नहीं है, वो इट्स वेरी लॉन्ग, ठीक है, छोड़ दो उसको। एंड दिस इज अ वेरी सिस्टमिक एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम, जो कि हमारी ये पैसों की व्यवस्था के अंदर गया हुआ है। तो ये एक और एक दूषण है। तीसरी बात मैंने आपको बताया कि ये जो व्यवस्था है यहाँ पर कंपल्सरीली एक ऑब्सेसिव ग्रोथ का होना अनिवार्य है, जो कि अकुदरती है। ये जो ग्रोथ है दिस इज नॉट नेचुरल। ठीक है। यहाँ पर अगर सिस्टम मैच्योर हो जाए, स्टडी हो जाए, तो कोई ना कोई डिफॉल्ट होना ही होना है। और ये ग्रोथ कंटिन्यू करने के लिए हमें वस्तु का उपभोग करते ही रहना पड़ेगा। कंटिन्यूअस हमें कोई ना कोई चीज, चाहे हमें जरूरत हो या नहीं हो, उसको खरीदना ही पड़ेगा।
और ये जो हमारी एक फिलॉसफी है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, ये उसके एकदम विपरीत है। ये पूरा का पूरा यूज एंड थ्रो वाला जो कल्चर है, आज हमने नैपकिन वापरा और फेंक दिया, रुमाल की जरूरत नहीं है, ये टिश्यू कल्चर हो गया। ये एक कल्चर हमारे अंदर एक पैदा होता है। दूसरी बात, ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो ये डिमांड करता है ये व्यवस्था, ये देखिए कितनी खतरनाक और कितनी अकुदरती है। वो आपको बताता हूं। हमारी ये सिस्टम में एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद पैसा डबल हो जाता है। मान लीजिए आज जो प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट है उसमें लगभग ये 6 साल के बाद पैसा डबल हो गया। ठीक है, अब हम एक उदाहरण लेते हैं कि भाई दो व्यक्ति है, 25 साल की उम्र में उन्होंने नौकरी करना शुरू किया। पहले को महीने की 10,000 की तनख्वाह है और उसको कंडीशन यह है कि भाई हर साल तेरी तनख्वाह 10,000 रुपये के रेट से बढ़ते जाएगी, महीने का मासिक 10,000 रुपया बढ़ते जाएगा। अब 25 साल की करियर के बाद वो महीने का 2.5 लाख रुपया कमाता है। और दूसरा केस जहां पर उसको महीने की सिर्फ 1 पैसे की तनख्वाह है, पर उसको कंडीशन यह है कि भाई तेरी तनख्वाह हर महीने हर साल डबल होते जाएगी। तो 25 साल की उम्र में बेचारा मरते 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 करीब करीब 1,67,000 के लेवल पे आ जाता है। ही इज लैगिंग बिहाइंड द फर्स्ट पर्सन। लेकिन 26वें साल में ये डायनामिक्स पूरा का पूरा देखिए कैसे ये दूसरे कैंडिडेट के फेवर में चले जाता है और अब उसने पहले वाले को उसको पछाड़ दिया। आगे के अगले 7 या 8 साल में अगर देखेंगे आप, बाय द टाइम वो रिटायर होते हैं अपनी 35-40 साल की करियर में, तो दूसरा वाला आदमी लगभग महीने के 17 करोड़ रुपए की सैलरी ड्रॉ करता है, विच इज ऑलमोस्ट 491 टाइम्स हायर देन द पर्सन। ये अकुदरती है। ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, दिस इज अ पैथोलॉजिकल ग्रोथ, इट इज अ साइन ऑफ सिकनेस। कैंसर जब होता है हमने हमारे अंदर, तब इस प्रकार का ग्रोथ हमारे अंदर होता है, इट इज अ साइन ऑफ डेथ। ये अभी हम मृत्यु के नजदीक आ रहे हैं, तभी इस प्रकार का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। ये कुदरत के एकदम विपरीत है। आप आगे चलिए, आगे देखिए कि कुदरत में जो ग्रोथ होता है वो किस प्रकार का है। हम जब पैदा होते हैं तब हमारा कद होता है लगभग सिर्फ 1 फुट। बच्चा जब पैदा होता है तो 1 फुट की उसकी हाइट होती है और 15 से 20 साल के बीच में लगभग 5.5-6 फुट का हो जाता है। और फिर बाकी के लाइफ में उसकी हाइट फिर बढ़ती नहीं है, उसका शारीरिक विकास वहां पर एक मैच्योर हो जाता है। वो फिर क्वालिटेटिवली ग्रो होगा, क्वांटिटेटिवली कभी ग्रो नहीं होता है। चाहे इवन वृक्ष की बात करें, पेड़ पौधे की बात करें, नेचर के हर एक एलिमेंट इसी प्रकार से ग्रो होते हैं। लेकिन हमारी ये जो पैसों की व्यवस्था है वो इससे एकदम ही विपरीत उसकी पैटर्न है ग्रो होने की। शुरुआत में तो वो बहुत ही स्लो तरीके से वो ग्रो होती है, लेकिन बाद में वो बहुत तेजी से एकदम वर्टिकली ग्रो होती है। सो ये अपने आप में बाय डिजाइन देयर इज अ फॉल्ट इन दिस सिस्टम। ओके, आगे देखते हैं। एक सामाजिक दूषण है पैसों का ध्रुवीकरण। हम बार बार चर्चा करते हैं, पर इसकी जड़ कहां पर है इसको समझने की कोशिश करते हैं। आगे चलते चलते देखते हैं। जब आप लोन का इंटरेस्ट पे करते हो तब एक्चुअल में क्या होता है उसको समझिए। जिस आदमी के पास, जो गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है और वो उसी कारण वो बैंक में जाकर के उसने लोन लिया है, अब वो इंटरेस्ट पे करता है तो किसी न किसी पैसे वाले आदमी जिसके पास उसकी जरूरत से ज्यादा पैसा है और उसी कारण उसने बैंक में एफडी बना दी है एक्स्ट्रा पैसों की, वो उसका एफडी का इंटरेस्ट रिसीट बन जाता है। Your interest paid is someone's interest received who has got more than what he requires. तभी जाकर के उसने एफडी करी ना, वरना तो अगर उसके पास अछत होती तब तो वो एफडी करता नहीं, उसको यूज करता था। सो पैसों का देखिए किस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अ वेरी लार्ज मेजॉरिटी ऑफ पुअर पीपल इज सिस्टमेटिकली ट्रांसफरिंग मनी
to a small minority at the top who has got more than what they require. और ये जो व्यवस्था है यहाँ पर आप कहेंगे कि भाई ठीक है, जितना इंटरेस्ट आप पे करते हैं आपको उतना मिलता भी तो है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे भी ये मान्यता गलत है। आबादी का लगभग 80% जो एक हिस्सा है वो करीब करीब जितना इंटरेस्ट रिसीव करता है उससे कई गुना ज्यादा इंटरेस्ट पे करता है। सिर्फ 10% हिस्सा ऐसा है कि जहां पर ये लेना और देने का स्तर लगभग समान है, और बाकी का जो लास्ट 10% हिस्सा ऐसा है जो जितना पे करता है उससे कई गुना ज्यादा उसको रिसीव होता है। सो इट इज अ हिडन रीडिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म व्हिच इज ऑलवेज एट वर्क। पैसों का ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन इस प्रकार से हो रहा है ये व्यवस्था में, और ये हमें जितना नजर आता है उससे कई कई गुना ये बहुत ही ज्यादा शार्प है, बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी है। और एक बात, अब इस प्रकार की व्यवस्था में एक भविष्य के लिए, क्योंकि महंगाई हमेशा बढ़ते जा रही है, ग्रोथ तो हमेशा बढ़ते जा रहा है, नॉन स्टॉप है, एक्सपोनेंशियल है, विच इज नॉन नेचुरल, ये अकुदरती ग्रोथ है, उसके साथ आप कभी भी पेस मिला ही नहीं सकते। तो अब आपको फ्यूचर के प्रति एक इनसिक्योरिटी आना स्वाभाविक है इसमें। अब ये परिस्थिति को आप कैसे फेस करेंगे? इस परिस्थिति को फेस करने का सिर्फ एक ही तरीका है, बाय अक्यूमुलेटिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। तब जाकर के थोड़ी सी एक कंफर्ट आ जाएगी कि चलो भाई बहुत पैसा है हमारे पास, अति पैसा है, तो कहीं सारी महंगाई एकदम छत फाड़ के निकल भी जाएगी, तब भी हम कोई बहुत ज्यादा हम परेशान नहीं होंगे। तो दैट मीन्स इट फीड्स ग्रीड, लोभ और लालच को ये व्यवस्था कंटिन्यूअसली फ्यूल करती है। समझ रहे हैं ये टेक्निकली ये किस प्रकार से हो रहा है? ये यहाँ पे मैं तत्व ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आपको मैं मैथमेटिकली यहाँ पर बताना चाहता हूँ। और एक बात, हम कंप्लेन करते हैं भाई अभी सामाजिक मूल्यों का कोई मतलब नहीं रहा, सब उसका अवमूल्यन हो रहा है, हर चीज पैसों में ही हम तोलते हैं। सो इट इज बट नेचुरल। सामाजिक मूल्य, सोशल कैपिटल, इसका मतलब है कि आपको आपकी जरूरत की कोई भी चीज बिना एक्चुअल पैसे खर्च किए हुए आप उसको पा सको। कैसे? समाज में आप रहते हो, विद इन योर नेटवर्क यू हैव रेप्यूटेशन, यू हैव अ ट्रस्ट, और उसके द्वारा आपको कुछ भी अगर कोई चीज की जरूरत है तो आप वो हासिल कर सको। लेकिन यहाँ सोशल कैपिटल खत्म हो जाता है और सिर्फ फाइनेंशियल कैपिटल से ही व्यवहार चल सकता है, सोशल कैपिटल का कोई मतलब नहीं है। दिस इज अ सिस्टमिक फॉल्ट इन दिस whole design of this monetary system. और एक बात, व्यापार में तेजी और मंदी एक सामान्य है, बूम एंड बस्ट पीरियड, रिसेशन और तेजी का दौर चलता है थोड़े थोड़े समय के लिए। अगर वो थोड़ा थोड़ा है तब तो हम उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन ये व्यवस्था उसकी तीव्रता को बढ़ा देती है। जब मान लीजिए कि बाजार में एक तेजी का दौर है, वो कब होता है? जब डिमांड जब आपकी ज्यादा है, हर चीज बहुत ज्यादा बिक रही है और तेजी का माहौल है, उस वक्त इंटरेस्ट रेट जो होता है वो कम होता है, ताकि उसके कारण उसकी डिमांड और बढ़ती है क्योंकि पैसा आसानी से अवेलेबल है। दूसरे तरफ जब रिसेशन आता है, डिमांड कम हो जाती है, तब इंटरेस्ट रेट और बढ़ जाता है, जिसके कारण अब पैसा ही नहीं है, तो वो जो आपकी जो कठिनाई है वो और बढ़ गई। आप समझे? रादर देन ऑफसेटिंग दिस अप्स एंड डाउन, उसको काउंटर करने के जगह पर ये उसकी तीव्रता को और बढ़ावा देती है। और सबसे जो एक लास्ट बात है, महंगाई, इट इज द हिडन इविल जो आज हम फेस कर रहे हैं। इसकी जड़ है ये इंटरेस्ट। महंगाई और
इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है, इन्फ्लेशन का होना अनिवार्य है। अगर महंगाई नहीं बढ़ेगी, भाव नहीं बढ़ेगा, तो अर्थव्यवस्था ग्रो होगी ही नहीं। ग्रो होगी नहीं तो वो कोलैप्स हो जाएगी, उसका जो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो एकदम से नीचे आ जाएगा। और यही वजह होती है बार बार जो फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं एक रेगुलर इंटरवल के ऊपर, हर 5 साल 10 साल में विश्व में कहीं ना कहीं, उसकी जड़ में ये पूरी डिजाइन है। This is all by design. Okay. So, what is the conclusion? You have to always compete for the scare money. जो पैसा ऑलरेडी तंगी में रखा गया है ये डिजाइन के वजह से, आपको हमेशा उसके लिए स्पर्धा करनी पड़ेगी, आपको भागना पड़ेगा। और इन सारे चक्करों में आपने कहीं भी ये पर्यावरण, भाई हेल्थ केयर, समाज के कोई काम है इसकी बातें कर दी, तो मतलब यू हैव अ टेरिबल डिसएडवांटेज। आपको लोग मूर्ख में गिनेंगे कि ये सब छोड़ दो भाई, पहले धंधे की बात करो, क्या काम क्या करना है आज, यू नो। दिस इज अ कॉम्पिटिटिव डायनामिक्स। ओके, यू विल हैव टू ऑलवेज फाइट एंड आउट कम्पीट द अदर्स। दिस इज बाय कंपल्शन। ये हमारा मूलतः स्वभाव नहीं है। हमारा मूल स्वभाव जो है, it is based on the natural principle of coexistence and cooperation, not by competition. So ये उसके विरुद्ध की पूरी डिजाइन है। आप पर्यावरण को पुनर्जीवित करने का कोई भी प्रयत्न करो, हम कितना भी अपने आप को एक्टिविस्ट बता ले और तरह तरह के कैंपेन चला ले, ये एक सिंबॉलिक जेस्चर रह जाता है। और जिस स्केल के रिसोर्सेस उसमें चाहिए वो कभी भी वहां पर हम इंफ्यूज नहीं कर पाते, बिकॉज जैसे मैंने पहले बताया, यहाँ पर ये इकोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट में कोई आरओआई यहाँ पर है ही नहीं। और हमारे सामने एक बड़ी धर्म संकट की परिस्थिति है, आइदर टू चूज इकोनॉमिक कोलैप्स और इकोलॉजिकल कोलैप्स। और इन दोनों की लड़ाई में हमेशा इकोनॉमी ही जीतती है, ये एक कड़वी वास्तविकता है। अब आप, आई होप आप ये समझ रहे हैं कि ये व्यवस्था में कहां पर खामी है। ये हमारे मूलतः स्वभाव में, हमारी विचारधारा में कहीं पे कोई खामी नहीं है। हमारा नेचुरल स्वभाव तो एक स्टडी ग्रोथ, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, पर्यावरण के साथ रहना, पूरे समाज के साथ मिलजुल करके रहना, यही हमारा मूल स्वभाव है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, पर फिर भी हमारे सामाजिक मूल्यों का जो अवमूल्यन हो रहा है, इसकी जड़ में ये पूरी व्यवस्था है जो हमारे ये बिहेवियर को प्रोग्राम करती है। खैर, अब ये समस्या इतनी बड़ी है, हर स्तर पे इसकी चर्चा होती है, विश्व स्तर पे इसकी चर्चा होती है, यूनाइटेड नेशंस, वहां पर इसकी चर्चा होती है कि ये आने वाले दशक में, आने वाले शतक में, आने वाले मिलेनियम में हम इस समस्याओं से कैसे जूझे, कैसे लड़े, कैसे उसको निपटाए। तो साल 2000 में यूनाइटेड नेशन ने कुछ ऐसे 8 प्रकार के गोल तैयार किए। पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी को हटाना, चाइल्ड मोर्टालिटी, भाई तरह तरह के जो डिजीज है, HIV, वो सबको हटाना, जेंडर इक्वालिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी उसके अंदर है 7 नंबर पे। ये सारे गोल बनाए, टारगेट रखा 2015, उसके कुछ पैरामीटर तय किए, हमें कहां से कहां पहुंचना है। साल 2015 आ गया, एक्सेप्ट फॉर पॉइंट नंबर 1, नो प्रोग्रेस ऑन एनी अदर गोल। फिर 2016 में इसको थोड़ा और ब्रॉड बेस बना दिया, 8 गोल की जगह पे 17 गोल कर दिए। वही सेम सोशल एनवायरमेंटल इश्यूज सारे, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, सस्टेनेबल सिटी, लाइफ बिलो वाटर, क्लाइमेट एक्शन, पीस एंड जस्टिस फॉर एवरीवन, ये सारे जो सामाजिक मुद्दे हैं, असमानता, जेंडर इक्वालिटी, ये सारे पॉइंट इसमें डाल दिए। कुल मिलाकर के देखे तो 17 गोल, इतने 169 टारगेट, 230 इंडिकेटर्स बना दिए। आज हम 2020 समाप्त हो गया, इसका एक मूल सवाल जो है इसके पीछे का, उसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। ये सारे गोल को फाइनेंस कौन करेगा? हमारे यहाँ आज हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, एक रोटरी क्लब या लायंस क्लब जो ये सोशल सर्विस करता है छोटे स्तर पे, चैप्टर लेवल पे, उसको भी कोई सोशल काम करना है तो उसको सबसे पहले फंड चाहिए, फंड रेज करना होता है।
तब जाकर के वो कोई सोशल काम कर सकता है, कोई ऑब्जेक्टिव को हासिल कर सकता है। यहाँ पर ये ग्राफ देखिए, जो ऊपर की लाइन है, दिस इज द अमाउंट ऑफ फंडिंग रिक्वायर्ड टू अचीव दिस SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और ये नीचे जितने भी कंट्रीज है, ये ज्यादा करके थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है। इसके लिए ये गैप को क्रॉस करना इम्पॉसिबल है, मतलब इनको सोचने तक का अधिकार नहीं है। ये कभी अगले 100 क्या 1000 साल तक ये अचीव नहीं कर पाएंगे। और इतनी बात नहीं है, इवन फॉर कंट्री लाइक इंडिया, या जो इससे थोड़ी सी बेटर पोजीशन में है, वो भी, उसके लिए भी ये कोई प्रैक्टिकल बात नहीं है कि इतनी मात्रा में संसाधन उपलब्ध करा सके, ये जो 17 गोल हमने तैयार किए हैं उसको अचीव कर सके। तो अब क्या करें, मतलब हमारी पैसे की परिभाषा ही अगर यही है, तो हमारे पैसों के अलावा बाकी कोई ऑब्जेक्टिव इसमें अचीव कभी हो ही नहीं सकते। दिस इज इम्पॉसिबल बाय डिजाइन। यू अंडरस्टैंड? आप समझिए, इसको कोशिश करिए। हाँ, इसमें अब इसको हम एक हमारे जैन दर्शन के दृष्टिकोण से इसको थोड़ा हम देखने की कोशिश करते हैं। समय थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट, ये 3 सब्जेक्ट को जोड़ना, पहले तो इंडिविजुअली समझना और उसको जोड़ना आवश्यक है। जैन दर्शन का इसमें कैसा दृष्टिकोण है? सबसे पहले तो हमारे जैन दर्शन में ये सारी चीजें व्यर्थ है अपने आप में, क्योंकि हमारा अल्टीमेट लक्ष्य जो है, इट इज नॉट दी मटीरियलिस्टिक ग्रोथ, इट इज दी स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो हमें तो ये सारे जंजाल में उतरना ही नहीं है, ये तो पहली बात है। लेकिन ये भाई हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, तो हमारे तीर्थंकर महावीर ने हमें कहा, भाई आप चलो कुछ नहीं, शुरुआत करो, यू फॉलो दी 12 प्रिंसिपल ऑफ ऑस्टरनिटी, जिसको हम कहते हैं श्रावकाचार के 12 नियम। एक पहली सीढ़ी है स्पिरिचुअल ग्रोथ के प्रति। इसके साथ भी ये पूरी जो व्यवस्था जो है, जो मैंने अभी आपको समझाई, कैसे इनकॉम्पेटिबल है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। कैसे हमें हमारी फिलॉसफी, हमारे वैल्यू सिस्टम से हमें पूरा का पूरा उसके ऊपर रिवर्स इन्फ्लुएंस पैदा करती है, उसको समझते हैं। Vishal ji, I would request you to conclude in 5 minutes because we are already going to exceed the time. चलिए कोशिश करते हैं। हाँ। हमारे यहाँ, हमारे ये जहां तक ये पर्यावरण की बात है, पर्यावरण के 5 मूल तत्व, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, इसको तो हमारे तत्वाद सूत्र में, जीविचार में जीव तत्व कहा गया है। तो हमारे लिए तो पर्यावरण की जो डेफिनेशन है वो बहुत बहुत ही ऊंची है। सो हमारे लिए तो अपने आप में ये एक सब्जेक्ट, सबसे पहले तो ये अहिंसा का बन जाता है। बाकी दुनिया से तो हम कई गुना ज्यादा है हमारी ये एक व्याख्या में। अब इसको आगे देखते हैं हमारे जैन दर्शन के पर्सपेक्टिव से। हमारे इसमें 4 नेचुरल इंस्टिंक्ट का उल्लेख किया गया है, 4 संज्ञा, आहार, मैथुन, भय एंड परिग्रह। पहली जो 2 संज्ञा है, मैथुन और आहार, ये एक स्थूल संज्ञा है। आप उसको इंद्रिय द्वारा तृप्त कर सकते हैं कुछ समय के लिए, और फिर कुछ समय तक वो जागृत नहीं होगी। लेकिन भय और परिग्रह की जो संज्ञा है वो सूक्ष्म है, एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर। इसको आप इंद्रियों द्वारा या हमारे ऑर्गन द्वारा उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, उसके पर काबू पाना बहुत कठिन है। ये कैसे एक विशियस सर्कल को पैदा करती है, इसको देखते हैं। हमने देखा कि ये पूरी व्यवस्था हमारे अंदर एक हाइपर कंपटीशन और इनसिक्योरिटी का निर्माण करती है, और इसने हमारी भय संज्ञा को इन्वोक कर दिया। वी आर पुश टू दी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, और उसने ये परिग्रह की संज्ञा को भी ट्रिगर कर दिया। भय और परिग्रह संज्ञा जब एक साथ ट्रिगर हो जाती है, तब फिर सारी मोरालिटी जो है वो बिखरना स्टार्ट हो जाती है। हमारे श्रावकाचार के नियम कहो या कोई भी मोरालिटी की बात करो, फिर वो धीरे धीरे उसमें फिर हम कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। वो लालच लोभ को जन्म देती है। वी विल इंडल्ज इन ऑल काइंड ऑफ इनडायरेक्ट हिंसा, इफ नॉट डायरेक्ट हिंसा। उद्यमी हिंसा के नाम पर तो हम हर हिंसा कर लेंगे फिर कि चलो वो तो अलाउड है, यू नो। और फिर दिन प्रतिदिन वो कषाय, चारों कषाय को भी वो फ्यूल करती है, क्रोध, मान, माया, लोभ। और ये पूरा एक विशियस सर्कल जो है
वो चलते ही रहता है, जिसमें से बाहर निकलना असंभव है। हमारे जो श्रावकाचार के 12 नियम है उसके साथ ये कंप्लीटली इनकॉम्पेटिबल है। भोग उपभोग व्रत इम्पॉसिबल है। आपको मटीरियलिस्टिक कंजम्पशन करना ही है, तभी जाकर के इकोनॉमी ग्रो होगी। जब आपको अनलिमिटेड ग्रोथ चाहिए तब आप दिशा और काल का उसके ऊपर लिमिटेशन लगा नहीं सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू फॉलो दिस देशावकाशिक व्रत एंड दिक व्रत, ये इम्पॉसिबल है। हम सत्य बोलेंगे लेकिन आटे में नमक के जितना झूठ तो भाई बोलेंगे, क्योंकि हमें धंधा करना है। चोरी नहीं करेंगे लेकिन उंगली टेढ़ी करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। खुद ब्राइब नहीं लेंगे, लांच रिश्वत हम खुद नहीं लेंगे, लेकिन काम निकालना है तो देंगे। वी विल प्रमोट इनडायरेक्ट चीटिंग एंड करप्शन। अंडरस्टैंड, ये हमारे सिद्धांतों के साथ अब कैसे इसको पूरा इसमें कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। देखिए, एक गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, आगे के पहिए उसको दिशा देते हैं, पीछे के 2 पहिए उसको गति देने का काम करते हैं, क्योंकि वो इंजन से जुड़े हैं। जैसे आप चाबी घुमाते हो, इंजन स्टार्ट होता है और पीछे के पहिए को गति मिलती है, आगे के पहिए से आप उसको लेफ्ट राइट रिवर्स उसको दिशा देते हो। हमारे जीवन में हमारे गाड़ी के आगे के पहिए जो है, जो हमें दिशा देते हैं, वो हमारी वैल्यू सिस्टम है, विच इज बेस्ड ऑन द नेचुरल लॉज। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो पूरी व्यवस्था है वो हमें पूरा रिवर्स डायरेक्शन में लेके जाती है। तो अब हमारी दिशा सही है इस बात का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि गाड़ी को तो पीछे जाना है। तो ये केओस का होना अनिवार्य है यहाँ पर। इट इज इम्पॉसिबल कि एटलीस्ट अब आप इतना कर सकते हो, भाई आगे देखना बंद करो, सारे मूल्यों को छोड़ दो, अब पीछे देखो, एटलीस्ट अपने आप को बचा लो ताकि आपकी गाड़ी कहीं ठुक नहीं जाए। आपने देखा ये कैसे सिस्टमेटिक हमें हमारे वैल्यू सिस्टम से हमें पीछे लेके जाती है। अब इसको हम कैसे उल्टा घुमाएं, ये जो उसकी रिवर्स इन्फ्लुएंस है उसको कैसे कट करें। कन्वेंशनल सोल्यूशन यहाँ पर काम नहीं आएगा। वी विल हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स फॉर द सोल्यूशन, क्योंकि हमारी पैसे की परिभाषा जब तक नहीं बदलती तब तक ये कोई भी गोल अचीव नहीं होता है। इसके लिए हमें एक नई व्यवस्था को जन्म देना पड़ेगा। हमें हमारे पैसे के जो हमारी एक डेफिनेशन है उसको हमें बदलना पड़ेगा, उसको और ब्रॉड बेस करना पड़ेगा। We need to find a way to express through money our different priorities, environmental priorities, social priority, and उसके लिए हमें कोई दूसरे प्रकार की करेंसी को हमें चलन में लाना ही पड़ेगा। इट्स अ कंप्लीटली न्यू पैराडाइम दैट इज रिक्वायर्ड। ओके, अब ये कॉम्प्लीमेंट्री करेंसी भाई क्या चीज है, कैसे काम करती है, क्या उसकी टेक्निकलिटीज है, हम ये इसकी टेक्निकलिटीज इसकी थियरी में नहीं पढ़ेंगे। मैं इसको सिर्फ एक उदाहरण, आपको एक एक्चुअल केस स्टडी दूंगा, वैसे तो बहुत सारे हैं पर सिर्फ एक दूंगा और बाद में हम इसको कंक्लूड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये बता दूं कि ऑलरेडी विश्व में ऐसी करीब 5 से 6 हजार इस प्रकार की सोशल पर्पस करेंसीज ऑलरेडी प्रचलित है, अलग अलग देशों में, अलग अलग जगह पे। ठीक है, सो दे आर ऑल मैच्योर्ड सिस्टम। अब क्योंकि यहाँ हमारा सब्जेक्ट पर्यावरण का है तो हम बात करते हैं कि एक ब्राजील का शहर क्यूरिटिबा, उसने अपने पर्यावरण की समस्या जो थी, वहां पर गार्बेज का प्रॉब्लम था। शहर के अंदर गार्बेज के पाइल पूरे के पूरे क्रिएट हो रहे थे, तो उसको कैसे उसने वो समस्या का समाधान निकाला और उसमें उन्होंने और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव कर दिए, जैसे जॉब क्रिएशन, बाकी का बाकी पूरा सिटी रिस्टोरेशन। समस्या क्या थी कि ये जो सिटी था क्यूरिटिबा, उसका पॉपुलेशन कुछ पिछले 4-5 दशकों में बहुत ज्यादा बढ़ गया था और वहां पर गार्बेज की बहुत बड़ी समस्या थी। ज्यादा करके वहां की जो प्रजा थी, वहां के लोग थे, वो गरीब थे, वहां स्लम में रहते थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। इट वाज लाइक ए धारावी, आप समझिए मुंबई का धारावी है वो। और इतनी छोटी गलियां होती है कि वहां पर आप गार्बेज के ट्रक भी नहीं भेज सकते और कोई जो कन्वेंशनल कोई जरिया वहां पर ये समस्या से हल करने का वहां अप्लाई भी नहीं कर सकते। सिटी की जो म्युनिसिपल काउंसिल है
उसके पास पैसा नहीं था, पैसों की तंगी थी, अछत थी, तो उसकी जो गलियों को पूरा साफ करना, वहां बुलडोज करना, उसको सड़कों को चौड़ा करना, ये सारे कन्वेंशनल रास्ते तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं थे। अब इन्होंने इसको कैसे सॉल्व किया? उन्होंने देखा हमारे पास दो चीज बहुत ही हमारे पास अवेलेबल है। एक है हमारे पास अबेंडेंट क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल यहाँ पर होता है क्योंकि ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन है। दूसरी उनके पास एक चीज थी, वो थी वहाँ की एक म्युनिसिपल बस सिस्टम, जो कि बहुत ही अंडर यूटिलाइज थी क्योंकि वहाँ की प्रजा जो थी वो गरीब थी, वो इसको अफोर्ड ही नहीं कर पा रही थी, वो उसमें उसका उपयोग ही नहीं कर पा रही थी, तो इट वाज वेरी मच अंडर यूटिलाइज्ड। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया कि वहां के जो स्लम थे वहां पर उन्होंने जाकर के एक वहां पर तरह जगह जगह पे जाकर के बिन रख दिए, और जो कोई आदमी वहां पर एक प्री सॉर्टेड गार्बेज वहां पर ला करके देगा उसको बस का टोकन मिलेगा, और उसके अलावा और एक चीज मिलेगी उसको, और एक प्लास्टिक चिट मिलेगी जो वो वहां सीजनल जो फ्रूट वेजिटेबल होते हैं उसके अगेंस्ट उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। और बच्चों के लिए और एक व्यवस्था कर दी कि भाई बच्चे अगर ये काम करते हैं तो उनको एक मुफ्त में उसकी नोटबुक हम देंगे। ठीक है, अब इसका रिजल्ट देखिए क्या आया। हजारों लोगों ने ये पूरी सिस्टम में पार्टिसिपेट किया, हजारों बच्चों ने कचरा उठाया, डब्बे में डाला, उसके बदले नोटबुक ले ली। जो बच्चे पहले उनके लिए स्कूल का खर्च उठाना, नोटबुक का खर्च उठाना भी बड़ा मुश्किल होता था, वो काम हो गया। जो बस टोकन अर्न होने लगे, कमाने लगे, वो बस टोकन से उसके पेरेंट्स उन्होंने शहर के डाउनटाउन में ट्रैवल करना शुरू कर दिया, शहर से के एक कोने से दूसरे कोने में जॉब के लिए, क्योंकि जॉब्स जो थे ज्यादा करके बड़ी बड़ी कंपनियां डाउनटाउन एरिया में थी, तो वहां पर वो उसका एक्सेस निर्माण हो गया। और एक साल के अंदर करीब करीब 100 स्कूल ने इसमें पार्टिसिपेट किया, 200 टन गार्बेज एक्सचेंज हुआ। सिर्फ अगर हम बात करें तो करीब करीब 1200 ट्रीज, वृक्ष, उतने वृक्ष का ही उसमें जो जो रिसाइकल हो रहे थे ये पेपर के कारण उसका नाश हो रहा था, वो बच गए। और लगभग 1200 टन फूड उन्होंने एक्सचेंज किया ये कचरे के बदले। और इसका आउटकम हम और देखें इन टर्म्स ऑफ दी नंबर स्टैटिस्टिक्स, उस शहर की जीडीपी उसके स्टेट के कंपैरिजन में और पूरे कंट्री ब्राजील के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा हो गई। वहां के जो वेजेस थे वो कंट्री के मिनिमम वेजेस से लगभग 3 गुना ज्यादा हो गए, सिर्फ ये एक व्यवस्था, एक चेंज करने के कारण। दिस इज अ केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री करेंसी, ये बस टोकन जो है ये एक इंट्रोड्यूस करने के कारण। और अगर हम देखें कि इन टर्म्स ऑफ दी रिन्यूड डिग्निटी एंड होप फॉर दी बेटर फ्यूचर, इसका कोई पैसों में हम मोल नहीं लगा सकते। दिस इज प्योरली इन ह्यूमन टर्म्स। यहाँ पर हमारे लिए क्या सीखने वाली क्या बात है कि इन्होंने सोसाइटी के जो अनमेट नीड्स थे, अपरिपूर्ण जो जरूरतें थी, उसको सरप्लस जो वहां रिसोर्सेस थे, संसाधन उपलब्ध थे, उसके साथ ब्रिज कर दिया। सी दिस इज वेरी इनोवेटिव क्रिएटिव वे ऑफ क्रिएटिंग कॉम्प्लीमेंट्री करेंसी। और उसके कारण कितना एम्पावरमेंट हुआ। और इसको साल 1990 में यूनाइटेड नेशन का हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड मिला। आप इसके ऊपर ज्यादा रिसर्च करना है गूगल पे कर सकते हैं। समय की मर्यादा है, अभी मैं ज्यादा केस स्टडी ले नहीं पाऊंगा, लेकिन सिर्फ ऊपर ऊपर से बात करना चाहूंगा। ये जो करेंसी है दूसरे नंबर पे, इट इज फॉर केयरिंग एल्डरली पीपल। एक समाज जहां पर वृद्धों की संख्या दिन ब दिन बढ़ते जाती है, आप उस समाज में उसकी जरूरतों को कैसे पूरा करेंगे, एक सोशल समस्या है। जापान में उन्होंने सिर्फ ये चीज के लिए एक सोशल करेंसी बना दी। तीसरा केस स्टडी है स्विट्जरलैंड का, जो सबसे पुरानी व्यवस्था है, शायद 1934 में शुरुआत हुई थी, जब विश्व में एक इट वाज अ डिकेड ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। पूरा 1930 का जो दशक था, इट वाज अ केस ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। तब वहां के व्यापारियों ने
तय किया कि भाई इतनी मंदी का माहौल है, व्यापार करना है, हमें एक दूसरे से माल खरीदना है, तो बैंक हमें पैसा दे ही नहीं रही है, तो क्यों ना हम आपस में एक दूसरे को पैसा दें। और उन्होंने एक कोऑपरेटिव का निर्माण किया और उन्होंने एक बिजनेस टू बिजनेस करेंसी को इंट्रोड्यूस किया। दैट वाज विदाउट दिस इंटरेस्ट मैकेनिज्म। आप देखिए, और आज अगर स्विट्जरलैंड को हम दुनिया का सबसे स्टेबल कंट्री मानते हैं इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तो उसकी स्टेबिलिटी का जो सीक्रेट है वो उसकी ये कॉम्प्लीमेंट्री करेंसी में है। जब विश्व में मंदी होती है, जब वहां की करेंसी, नेशनल करेंसी स्विस फ्रैंक जब शॉर्टेज में होती है, तब उस समय कंपेयर टू स्विस फ्रैंक ये जो बियर करेंसी है उसका स्तर ऊपर है, क्योंकि ये नीचे आ गई है, तो अपने आप उसको बैलेंस कर लेती है। आप समझे? और जिस वक्त जब तेजी का माहौल है तब वो बियर के कंपैरिजन में स्विस फ्रैंक ऊपर है, तो वो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। ये नेचुरल बैलेंसिंग हो गया। अदरवाइज हमारी जो सेंट्रल बैंक है, जैसे रिजर्व बैंक है, उसको आर्टिफिशियली थ्रू दी रेपो रेट, थ्रू दी इंटरेस्ट रेट उसको मैनिपुलेट करती है और उसकी असर अर्थव्यवस्था पे बहुत ज्यादा पड़ती है, आड़ असर। जैसे हम कहते हैं ना भाई, एक बात होती है भाई, एलोपैथिक मेडिसिन खाने से जो रोग तो दूर होता है लेकिन उसकी बहुत सारी दूसरी बुरी असर हो जाती है। वैसा ही ये जब सेंट्रल बैंक मैनिपुलेट करती है, अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करती है, तो बहुत सारी उसकी जो आड़ असर उसके ऊपर तैयार होती है। यहाँ पर ये स्विट्जरलैंड में ये नहीं होता है। फिर एक है आयरलैंड में वेलनेस टोकन। वेलनेस टोकन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो आज की हमारी जो मेडिकल केयर सिस्टम है, विच रिवॉर्ड्स ओनली व्हेन someone falls sick and he is alive। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में कोई भी आदमी पैसा तभी बना सकता है जब कोई आदमी बीमार हो और वो जिंदा हो। लेकिन इन्होंने ऐसी करेंसी बना दी, एक सोशल करेंसी, जो प्रिवेंटिव हेल्थ को प्रमोट करे, उसकी पूरी इकोसिस्टम को इंस्टॉल करे, और वो एक व्यवस्था को उन्होंने वहां पर उत्पन्न कर दिया, ये एक वेलनेस टोकन के जरिए। कभी समय मिलेगा तो इसके ऊपर मैं डिटेल में चर्चा करूंगा, क्योंकि ये बहुत अति महत्वपूर्ण है। मेडिकल केयर इज नॉट हेल्थ केयर। जो भी डेवलप कंट्रीज है जहां पर मेडिकल केयर है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या XYZ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड मेडिकल हेल्थ केयर स्कीम, म्यूनिसिपालिटी की जो फ्री मुफ्त की जो दवाई हमें मिलती है, दिस इज ऑल मेडिकल केयर, इट इज नॉट हेल्थ केयर। हमें हमारी प्रिवेंटिव उसमें मीन्स उसमें कुछ नहीं होते हैं। ऐसा लिथुनिया का एग्जाम्पल है, इन्होंने एजुकेशन के लिए ऐसी एक व्यवस्था उत्पन्न कर दी। दिस इज ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री करेंसी। यहाँ पर बात हमारी जो नेशनल करेंसी जो है उसके संदर्भ में, वो परिभाषा में हम इसको कभी नहीं तोलते ये सब्जेक्ट्स को। सो खैर कंक्लूजन क्या है? What we need is complementary currency to solve our social problem. Complementary currency creates the space for additional work without burdening the taxpayer and without indulging into government bureaucracy। आज हम ये जो बढ़ते हुए प्रदूषण का दोष हम सरकार के ऊपर देते हैं कि सरकार कुछ करती नहीं है, हर जगह कचरा है, कूड़ा है, नदी नाले गंदे हो गए हैं, सरकार को करना चाहिए। बट ये इम्पॉसिबल काम है, किसी को भी दोष देना ये इम्पॉसिबल है। और दूसरा इंपॉर्टेंट लेसन है, ये जो अल्टरनेट करेंसी है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज अ की टेक अवे टुडे। it is a different type of transaction, it inculcates a different behavior and different relationship with the society जिसके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा डिफरेंस ये पूरी व्यवस्था का है। It creates more stable and predictable world, very gentler world। So इसी के साथ इसको मैं समाप्त करना चाहता हूँ। मेरा आज का उद्देश्य था इस समस्या को एक नया दृष्टिकोण मिले, क्योंकि हम हमारे रोज बरोज के जीवन में क्या सोचते हैं, भाई मैं कुछ तो योगदान दे दूं ये चीज में, मतलब मेरा इंटेंट एकदम सही है पर आचार और विचार उसका कभी मिलन हो ही नहीं पाता। तो दिस इज अ सिस्टमिक फॉल्ट। ये कोई हमारा स्वभाव नहीं है कि हम हमारे
जो आचरण है वो हमारे विचारों से एकदम विरुद्ध प्रकार से हम करें। सो ये इसके अंदर की सिस्टमेटिक फॉल्ट है। खास करके हमारे जैन दर्शन के संदर्भ में तो हमारे लिए और भी महत्व का प्रश्न है, खास करके ये पर्यावरण। एंड वी शुड टेक लीड इन दिस एंड कम अप विथ सम क्रिएटिव सॉल्यूशन एज आई हैव एक्सप्लेन्ड इन दिस एग्जांपल। जय जिनेंद्र, प्रणाम। कोई प्रश्न है इस संदर्भ में तो आप पूछ सकते हैं। Thank you so much, Vishalji. It was I know it was a very difficult topic where you had to cover so many things to bring home the point, and we had discussed this that this time will be may not be sufficient, but we still wanted to bring you so that it can be more like a teaser, and we can cover some of the granular points as a separate session in the subsequent ones. So, as you highlighted. Yeah, the problem is systemic, and the problem is that different levels is in the economic system and the monetary system that has evolved over the years, and how that contradicts and hinders us from complying to our core values also. But at least good thing is, the world has shown resilience, shown a lot of resilience in COVID times, where nobody had imagined that, the whole world would remain locked down in everybody in homes for 3 continuous months, right? So we could change. This was an impossible thought. Everyone would have said it's almost impossible. And so if that could happen at that level, some of the other changes and very, very interesting changes that you brought out in the form of social currency with examples in different countries, in different corners of the world, I'm sure that's possible. It's about taking the lead. It's about creating the awareness, and it's about spreading the word, right? I mean, today it's a small beginning. I mean, you had all of these thoughts and you shared with the group, and there are people on the presentation today who have requested you to make a video and share your detailed thoughts through a video, which we can then post in the group. So we would really like to get those videos from you, which then we can share with people, and they can understand the thoughts. So as you rightly said, there is the problem is known. The solutions are really going to be difficult. It's not going to be an easy change, because it's a problem also that we've all created. At individual level, at various levels, society level and at the national levels over the years. In fact, there is this thinking which many countries tend to adopt, that, okay, let's grow. And as part of growth, let's first pollute and then we will clean up later. Correct. That's something that is, that's something that has happened over the years, but that doesn't mean that change is not possible. You've yourself highlighted several, and I think it's about taking those leads, and it can be, it's about, starting at individual levels, taking it to society. If you as an individual, you have some thoughts, and if you share it with 10 people, I'm sure you'll find 2 like-minded people. That ये जो वैश्विक समस्याएं है, उसका ये local initiative possible है. Where the world leaders are failing, the communities are leading the charge against this problem. विश्व में ऐसे बहुत उदाहरण है हमारे पास. आगे समय मिलेगा, उसकी कभी हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से इसको हैंडल कर रहे हैं, कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं. Exactly. See, I think, it's people who being aware and people taking the initiative everywhere. Let me give you an example. I don't know how many of you know, but in UK, almost 20% of the population this year celebrated Christian with vegan meal. I mean, Correct. Could you have imagined a meat-eating nation moving towards veganism, giving up everything, not just meat, Correct. dairy, and all the dairy products and all that, where bread and butter has been their staple. We actually learned all of this. But how has that been possible? Again, at individual level, right? It's individual movement, it's voluntary movement by the society. So there are changes that are happening. Yes, the economic system had been the same, but still this change has happened. So I'm sure there are several changes that could happen. It's the question about, us, people who have thoughts coming forward. So with that,
I would like to conclude today's lecture. If there are any questions, maybe we could take 1 or 2 questions. I know we have overshot the time, but in the interest of the topic, we did this. Prakash Bhai Mehta. Prakash Mehta. Yes, Prakash, you want to ask a question? Please go ahead. या जय जिनेंद्र। No, ma'am, no. पहले तो विशाल भाई को बहुत बहुत अनुमोदना, इतना अच्छा टॉपिक उन्होंने लिया, अच्छे सरल तरीके से बताया और टोटली अनकन्वेंशनल लेकिन प्रैक्टिकल, जो कि रोज हमारे दिनचर्या में आते हैं और it all requires behavioral changes in us. So my suggestion is Jito can take a lead and start in a small way in a city or in a town or even जब आचार्य श्री का चातुर्मास वगैरह होता है उसमें भी it can be projected or started and all will follow. Once we follow in a small group, it will enlarge and it will address to the larger problem. And similarly, many schools being run by our Jain societies, in that also it can be implemented. So it is inculcated in the students at the younger age. So automatically this will last longing solution for the, because we generate huge amount of waste unnecessarily. Instead of in place of 1 we create 10. We don't reuse whatever we have. Even we don't take shopping bag, we even collect more extra shopping bags when we go to the shopping like this. So thank you very much. You have suggested a very good solution, and now this is time to act with your active You participation. rightly said this is the time to act. Yeah, thank you very much. Thank you. Any more questions? Otherwise, we can call it a wrap. Thank you, Jai Jinendra, and see you again on. One more, Sangeeta ji. Sorry, sir. Thank you, everybody. Vishal, great, excellent presentation. A very new perspective. Obviously, Word has started thinking on this in last few years. We see nothing is happening, but yes, we are hopeful that something would happen. New ideas would float. Young generation is very different. The thrust or the craving for money versus craving for the good lifestyle is actually improving. So let's hope that the future is going to be good. And I just want to mention, it would be nothing but revisiting Samyak Charitra as has been described in our Jain philosophy. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you, everyone, for joining us. Thank you very much, everyone, for your time, and Thank you, and apologize for a little delay in this program due to I had some issue with my computer. So thank you so much. Pranam and Jai Jinendra. Thank you. Jai Jinendra.